उस दिन पूरे मॉल में लोग हंस रहे थे। एक गरीब लड़का सबके सामने खड़ा था और एक अमीर लड़की उसे नीचा दिखा रही थी। लेकिन उसी लड़के ने कुछ ऐसा किया जिससे उसी लड़की की जिंदगी बदल गई। पटना के सबसे बड़े मॉल सिटी स्क्वायर में उस दिन बहुत भीड़ थी। हर तरफ रोशनी, महंगे कपड़े, बड़े बड़े ब्रांड, और बीच में खड़ा था एक साधारण सा लड़का, आदित्य। आदित्य एक डिलीवरी बॉय था। पीठ पर पीला बैग, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति। वो धीरे धीरे मॉल के अंदर चल रहा था, तभी अचानक सामने से एक तेज आवाज आई। ए, सुनो, कहाँ जा रहे हो ऐसे? आदित्य ने देखा, सामने खड़ी थी रिया मल्होत्रा, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी। स्टाइलिश कपड़े, महंगी हील्स और उसके साथ उसकी 4-5 सहेलियां। रिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोली, तुम जैसे लोग भी अब इस मॉल में आने लगे हैं। उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोला, मैडम, मुझे बस ऑर्डर डिलीवर करना है। रिया ने उसका रास्ता रोक लिया। पहले जूते देखो अपने और फिर इस मॉल में कदम रखना। भीड़ जमा हो गई थी। लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। आदित्य का चेहरा झुक गया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप साइड में होने लगा। तभी रिया ने उसका बैग पकड़ लिया। क्या है इसमें? कहीं कुछ चुरा तो नहीं लिया? अब बात बढ़ चुकी थी। भीड़ में से कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ सिर्फ तमाशा देख रहे थे। आदित्य की आंखों में पहली बार गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। धीरे से बोला, मैडम, इज्जत पैसे से नहीं, इंसानियत से मिलती है। रिया हंस पड़ी। ओहो, डायलॉग भी बोलता है। और तभी अचानक मॉल के दूसरी तरफ से जोर का शोर उठा, कोई है, कोई मदद करो। सबका ध्यान उधर गया। एक छोटा बच्चा एस्केलेटर से गिर गया था। उसके सिर से खून बह रहा था। लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। रिया और उसकी सहेलियां भी बस खड़ी देख रही थी। तभी आदित्य दौड़ा। उसने बिना सोचे बच्चे को उठाया, अपने कपड़े से खून रोकने की कोशिश की और चिल्लाया, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन सब सिर्फ खड़े थे। तभी आदित्य ने खुद ही फैसला लिया। वो बच्चे को गोद में उठाकर दौड़ पड़ा, सीधे मॉल के बाहर। रिया वहीं खड़ी रह गई। उसके चेहरे की हंसी धीरे धीरे गायब हो रही थी। अस्पताल के इमरजेंसी गेट के सामने आदित्य हांफते हुए पहुंचा। उसकी शर्ट खून से भीग चुकी थी, लेकिन उसकी पकड़ अभी भी उस बच्चे पर मजबूत थी। डॉक्टर, जल्दी देखिए प्लीज। उसकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर तुरंत स्ट्रेचर लेकर आए। बच्चे को अंदर ले जाया गया। आदित्य वहीं दीवार के सहारे बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। कुछ ही देर में मॉल से भीड़ भी अस्पताल पहुंच गई और उनके बीच खड़ी थी रिया। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। चेहरे पर वही अहंकार नहीं था, बल्कि डर था, बेचैनी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने पहली बार आदित्य को ध्यान से देखा। उसका खून से सना हुआ चेहरा, उसकी सांसों की तेजी और उसकी आंखों में एक सच्ची चिंता। रिया के अंदर कुछ टूट रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आए। कौन लाया था बच्चे को? आदित्य तुरंत खड़ा हो गया। मैं। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा और बोले, अगर 10 मिनट और देर हो जाती तो बच्चा बचता नहीं। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। रिया की आंखें फैल गईं। उसने धीरे से बच्चे की तरफ देखा और फिर आदित्य की तरफ। जिस लड़के को उसने कुछ देर पहले सबके सामने अपमानित किया था, आज वही किसी की जान बचा चुका था। रिया के कदम खुद ब खुद आदित्य की तरफ बढ़े। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। आखिर उसने हिम्मत करके कहा, सुनो। आदित्य ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी नज़र में कोई गुस्सा नहीं था, बस शांति थी। रिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं सॉरी। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। कोई बात नहीं मैडम, इंसान से गलती हो जाती है। उसकी ये बात सुनकर रिया के दिल में और भी दर्द उठा, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया जिसे वो छोटा समझ रही थी, वो उससे बहुत बड़ा था। तभी अस्पताल के बाहर अचानक 2-3 बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। ब्लैक एसयूवी, सिक्योरिटी गार्ड। सब लोग चौंक गए। एक बुजुर्ग आदमी जल्दी जल्दी अंदर आए। चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। मेरा बेटा कहाँ है? डॉक्टर ने तुरंत उन्हें अंदर ले जाया। रिया ने पास खड़े किसी से पूछा, ये कौन है? जवाब मिला, ये शहर के बड़े उद्योगपति राजेश सिंघानिया हैं। रिया के होश उड़ गए।
मतलब जिस बच्चे की जान बची थी, ये इस शहर के सबसे बड़े आदमी का बेटा था। ओ माय गॉड। कुछ देर बाद राजेश जी बाहर आए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर राहत थी। उन्होंने पूछा, किसने बचाया मेरे बेटे को? सबकी नजरें एक साथ आदित्य की तरफ गईं। आदित्य चुपचाप खड़ा था। राजेश जी उसके पास आए और बिना कुछ सोचे उसके पैर पकड़ लिए। ओ माय गॉड। पूरा अस्पताल सन्न रह गया। बेटा, तुमने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आदित्य घबरा गया। सर, ऐसा मत कीजिए, मैंने तो बस इंसानियत निभाई है। रिया ये सब देख रही थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। जिस लड़के को वो नीचा समझ रही थी, आज वही इतना ऊंचा निकल गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो धीरे धीरे आदित्य के पास आई, इस बार बिना अहंकार के। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? आदित्य ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से कहा, माफी से ज्यादा जरूरी है बदलना। ये शब्द सीधे रिया के दिल में उतर गए। अगले दिन रिया रात भर सो नहीं पाई थी। बार बार वही सीन उसके दिमाग में घूम रहा था। मॉल में उसकी हंसी, आदित्य का झुका हुआ चेहरा और फिर वही लड़का किसी की जान बचाते हुए। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। सुबह होते ही रिया सीधा उसी मॉल में पहुंची जहां कल सब हुआ था। वो हर दुकान, हर कॉरिडोर में उसे ढूंढ रही थी, लेकिन आदित्य कहीं नहीं मिला। आखिर उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, वो डिलीवरी बॉय जो कल था, वो कहाँ मिलेगा? गार्ड ने कहा, मैडम वो तो रोज नहीं आता, लेकिन आज शायद शिवनगर साइड में डिलीवरी होगी। रिया ने बिना देर किए अपनी कार उठाई और सीधे शिवनगर की तरफ निकल गई। शिवनगर, पटना का वो इलाका जहां जिंदगी थोड़ी कठिन थी। तंग गलियां, टूटे हुए घर और हर चेहरे पर संघर्ष की कहानी। रिया पहली बार ऐसी जगह आई थी। उसके महंगे जूते अब धूल में भर चुके थे, लेकिन उसे अब फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस आदित्य को ढूंढना चाहती थी। थोड़ी देर बाद उसे एक छोटी सी दवाई की दुकान के बाहर वही पीला बैग दिखा। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे अंदर गई और जो उसने देखा वो उसके लिए एक और झटका था। ओ माय गॉड। आदित्य एक बूढ़ी औरत के सामने बैठा था, हाथ में दवा और चेहरे पर चिंता। माँ, ये दवा टाइम पर लेना, डॉक्टर ने कहा है अब सब ठीक हो जाएगा। रिया वहीं रुक गई। माँ? उसने सोचा, एक डिलीवरी बॉय और इतनी जिम्मेदारी। आदित्य ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी नजर रिया से मिली। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप रहे। रिया धीरे से बोली, मैं तुमसे मिलने आई थी। आदित्य ने हल्की मुस्कान दी। आप यहाँ? रिया ने चारों तरफ देखा। छोटा सा घर, टूटी दीवारें और बीच में एक बिस्तर जहां उसकी माँ लेटी थी। रिया की आंखें भर आईं। रिया ने धीरे से पूछा, तुम सिर्फ डिलीवरी बॉय हो? आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, नहीं, मैं सिर्फ डिलीवरी बॉय नहीं हूँ। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं पहले इंजीनियर था, बेंगलोर में बड़ी कंपनी में काम करता था। रिया हैरान रह गई। फिर? आदित्य की आंखों में दर्द आ गया। फिर एक दिन पापा का एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जॉब छोड़नी पड़ी, घर आना पड़ा और माँ की जिम्मेदारी। उसकी आवाज भर गई। तब से जो काम मिला करता गया, बस माँ का इलाज चलता रहे। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस लड़के को कल उसने छोटा कहा था, आज वही इतना बड़ा निकला। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें समझे बिना तुम्हारा अपमान किया। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में बोला, कभी कभी जिंदगी इंसान को नीचे नहीं गिराती, बल्कि मजबूत बनाती है। ये सुनकर रिया पूरी एक डिलीवरी बॉय और इतना बड़ा ऑफर। रिया भी वहीं खड़ी थी। उसकी नज़र सिर्फ आदित्य पर थी। कुछ सेकंड तक आदित्य चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, सर, ऑफर के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ये जॉब नहीं कर सकता। सब चौंक गए। रिया की आंखें फैल गईं। क्या? विक्रम जी ने पूछा। क्यों बेटा, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। आदित्य ने गहरी सांस ली। सर, मैं जानता हूं ये बहुत बड़ा मौका है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी किसी एहसान पर नहीं बनाना चाहता। पूरा माहौल शांत हो गया। आदित्य आगे बोला, मैंने जो किया इंसानियत के लिए किया। अगर मैं उसके बदले में कुछ ले लूं तो वो सौदा बन जाएगा। रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। पहली बार उसने देखा सच्चा आत्मसम्मान क्या होता है। रिया आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन क्या तुम ये मौका इसलिए भी ठुकरा रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारा अपमान किया था?
आदित्य ने उसकी तरफ देखा, कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, नहीं, मैं किसी के लिए अपने फैसले नहीं बदलता। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरी पहचान मेरी मेहनत से बने, किसी के नाम से नहीं। ये सुनकर रिया पूरी तरह टूट गई। उस दिन के बाद रिया के अंदर कुछ पूरी तरह बदल चुका था। वो अब वही घमंडी अमीर लड़की नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी इंसान बन चुकी थी जिसे अब लोगों की औकात नहीं, उनका दिल दिखने लगा था। रिया रोज मॉल जाती, हर कोने में आदित्य को ढूंढती। वो डिलीवरी बॉय जो कभी उसे छोटा लगता था, आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका था। लेकिन आदित्य कहीं नहीं था। अचानक झटका। एक दिन रिया सीधे शिवनगर पहुंची। उस छोटे से घर के बाहर खड़ी हुई। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, घर खाली था। ना आदित्य, ना उसकी माँ, बस एक सूना कमरा और एक पुरानी मेज पर रखा हुआ एक लिफाफा। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से वो खत उठाया। उस पर लिखा था, रिया के लिए। खत, सबसे इमोशनल पार्ट। रिया ने कांपते हाथों से खत खोला और पढ़ना शुरू किया। रिया, जब तुम ये खत पढ़ रही होगी, मैं इस शहर से बहुत दूर जा चुका होऊंगा। मैं जानता हूं तुम मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पास आकर भी पूरे नहीं होते। तुमने मुझे पहली बार अपमान दिया और फिर उसी दिल से सम्मान भी। लेकिन रिया, मैं अपनी दुनिया और तुम्हारी दुनिया के बीच की दूरी समझता हूं। तुम्हारी दुनिया में सब कुछ है, मेरी दुनिया में सिर्फ जिम्मेदारियां। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी मेरे संघर्षों में उलझ जाए, इसलिए मैं जा रहा हूं। माँ को इलाज के लिए दूसरे शहर ले जा रहा हूं। और हाँ, एक बात और, तुम बदल गई हो और यही सबसे बड़ी जीत है। शायद किसी और जन्म में हम बराबर खड़े होंगे, तब शायद हमारा रिश्ता अधूरा नहीं रहेगा। फिलहाल अलविदा, आदित्य। खत पढ़ते ही रिया के हाथ से वो कागज़ गिर गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पहली बार उसने किसी को खोने का दर्द महसूस किया। वो ज़मीन पर बैठ गई और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? मैंने तो अभी तुम्हें समझना शुरू किया था। कुछ देर बाद रिया ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब दर्द के साथ एक नया जज्बा था। नहीं, इस बार मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। वो उठी और सीधे अपने पापा के पास गई। पापा, मुझे आदित्य को ढूंढना है। विक्रम जी ने हैरानी से पूछा, क्यों? रिया ने पहली बार खुलकर कहा, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। पूरा कमरा सन्न रह गया। विक्रम जी कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे, फिर बोले, अगर ये सच है तो उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रिया की आंखों में उम्मीद चमक उठी। रिया ने उस दिन के बाद एक ही ठान लिया था कि आदित्य को ढूंढना है, चाहे कुछ भी हो जाए। विक्रम मल्होत्रा ने अपनी पूरी टीम लगा दी। हर शहर, हर अस्पताल, हर रिकॉर्ड खंगाला गया। लेकिन आदित्य जैसे हवा में गायब हो गया था। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। रिया हर दिन टूटती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसने अपने पापा की कंपनी में काम संभालना शुरू कर दिया, गरीब इलाकों में मदद करना शुरू कर दिया, अस्पतालों में फ्री इलाज का इंतजाम करवाया। लोग कहते, ये वही रिया मल्होत्रा है। हाँ, लेकिन अब वो करोड़पति लड़की नहीं, बल्कि दिल वाली इंसान बन चुकी थी। अचानक एक सुराग, होप रिटर्न्स। एक दिन कंपनी के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में रिया को रांची जाना पड़ा। वहाँ एक छोटे से सरकारी अस्पताल में वो निरीक्षण करने गई, लेकिन जैसे ही वो अंदर गई, उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा, जैसे कोई अपना पास हो। कॉरिडोर के कोने में एक आदमी खड़ा था, साधारण कपड़े, हल्की दाढ़ी, थका हुआ चेहरा, लेकिन वही आंखें। आदित्य। रिया की आवाज़ खुद ब खुद निकल गई। वो धीरे धीरे मुड़ा, दोनों की नज़रें मिली, समय जैसे रुक गया। पहली बातचीत। रिया दौड़कर उसके सामने पहुंची, आंखों में आंसू। तुम बिना बताए चले गए। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। वो चुप था, उसकी आंखों में भी वही दर्द था। मैं तुम्हारी जिंदगी में बोझ नहीं बनना चाहता था, उसने धीरे से कहा। रिया का जवाब। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा हो। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखें भीग गईं। आदित्य बोला, रिया, हम दोनों की दुनिया अलग है। रिया ने तुरंत कहा, दुनिया अलग हो सकती है, दिल नहीं। मैंने पैसे में सब कुछ देखा है, लेकिन जो सुकून तुम्हारे साथ है वो कहीं नहीं। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर आदित्य ने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो अपनी शर्तों पर चलूंगा। रिया मुस्कुराई। मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं, बस तुम साथ चलो,
कुछ महीनों बाद पटना में एक नया अस्पताल खुला कि आशा जीवन क्लिनिक, जहां गरीबों का इलाज मुफ्त होता था। और उस अस्पताल के बाहर 2 लोग खड़े थे, रिया और आदित्य। अब दोनों बराबर थे, न कोई अमीर न कोई गरीब, सिर्फ इंसान की औकात पैसे से नहीं, दिल से बनती है। और सच्चा प्यार वो होता है जहां इंसानियत जीतती है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।